प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सवाई जयसिंह द्वितीय के विषय में चर्चा करेंगे। जयसिंह द्वितीय का जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। कहा जाता है जब 7-8 वर्ष के जयसिंह को औरंगजेब से मिलवाया गया तब औरंगजेब ने इसमें प्रथम जयसिंह की तुलना में वीरता और वाक्पटुता विशेष मात्रा में पाकर इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया। अन्यथा इसका मूल नाम विजय सिंह था। इसके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। कालांतर में बड़ा भाई सवाई जयसिंह के नाम से, छोटा भाई विजय सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। जयसिंह के आमेर आने के कुछ दिनों बाद उसके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। अतः 1700 ईस्वी में 12 वर्षीय जयसिंह द्वितीय को आमेर का राज्यभार संभालना पड़ा। औरंगजेब से आमेर का टीका मिलते समय सवाई जयसिंह को केवल 2000 जात और सवार का मनसब दिया गया। पिछली 7 पीढ़ियों से आमेर के कछवाहा शासकों मुगल साम्राज्य की सेवा अपने राज्य से बाहर रहना पड़ा था। उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय सामंत बहुत शक्ति संपन्न हो चुके थे। जयसिंह ने सर्वप्रथम नेहरू सामंतों की शक्ति का दमन कर उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम की। अक्टूबर 1701 में वो औरंगजेब की सेवा में बुरहानपुर पहुंच गया। दक्षिण भारत में औरंगजेब मराठा विरुद्ध प्राणघातक संघर्ष में उलझा हुआ था। सवाई जयसिंह को शहजादे बेदार बख्त के साथ पन्हाड़ा दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद औरंगजेब उसे अपने पास बुला लिया और खेलना के दुर्ग को जीतने के काम पर लगा दिया। सवाई जयसिंह ने मराठों को काफ़ी परेशान किया। औरंगजेब उसकी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। बाद में इसे मालवा की नायब सूबेदारी नियुक्त की गई। वह बेदार बख्त के अधीन वहाँ का नायब सूबेदार रहा। बेदार बख्त दक्षिण की ओर व्यस्त था, इसलिए जयसिंह ने सफलतापूर्वक मालवा प्रांत की शासन व्यवस्था को बनाया। उत्तराधिकार संघर्ष जब औरंगजेब की मृत्यु बाद 1707 में छिड़ा तो औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र काम बख्श दक्षिण में ही बना रहा। आजम इस समय दक्षिण में था, जयसिंह दक्षिण में था। अतः जयसिंह को विवश होकर आजम का साथ देना पड़ा, जो आगे उसके लिए अस्थायी तौर पर दुर्भाग्य का कारण बना, क्योंकि उसका छोटा भाई विजय सिंह आमेर में शासक बनना चाहता था। उसने इस संघर्ष में मुअज्जम का साथ दिया। 1707 को जाजऊ के मैदान में दोनों भाइयों में निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसमें आजम परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया। जयसिंह मुअज्जम के पक्ष में जा मिला था, फिर भी मुअज्जम को उससे असंतोष बना रहा। जाजऊ से बादशाह आमेर आया। उसने सवाई जयसिंह को दंडित करने की दृष्टि से उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। बादशाह का क्रोध शांत होने के बाद उसे आमेर का राज्य वापस मिल जाएगा, ऐसा उसे विश्वास था। जोधपुर का अजीत सिंह विजय सिंह के साथ हो गया। मेरताम दोनों ने बहादुर शाह से भेंट कर आमेर का राज्य पुनः सवाई जयसिंह को लौटाने की प्रार्थना की, से सम्राट ने स्वीकार कर दिया। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर का संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्होंने बादशाह से संघर्ष करने का प्रयास किया। तीनों की संयुक्त सेनाएं पहले जोधपुर पहुंची और जुलाई 1708 में अजीत सिंह को जोधपुर का अधिकार दिलवाया। इसके बाद वे आमेर की तरफ गए। विजय सिंह और मुगल फौजदार परास्त कर आमेर से खदेड़ दिया गया। सवाई जयसिंह को पुनः आमेर के शासन पर बैठाया गया। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के शासन जब संयुक्त रूप से मुगलों से लड़ने की योजना बनाई थी तो इस अवसर मेवाड़ के महाराणा पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर कर दिया कि चंद्र कुंवरी से पैदा होने वाला पुत्र आमेर का राज्याधिकारी होगा। बहादुर शाह द्वारा समझौते का प्रयास बाद में किया गया, क्योंकि 1709 में कामबख्श मारा गया। उसने बहादुर शाह जब वापस लौटा उसने अनुभव किया कि राजपूतों के साथ बिना सिखों को दबाना असंभव है। उसने सवाई जयसिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जहांदार शाह बाद में फर्रुख सियार ने भी जयसिंह को मनाने का प्रयास जारी रखा। इस समय मालवा की स्थिति बहुत नाजुक थी। तब 1713 में सम्राट फर्रुख सियार ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में जाटों के बढ़ते उपद्रव को देखते हुए फर्रुख सिंह ने जयसिंह को मालवा से बुलवा भेजा, जाटों का दमन करने के लिए कहा। जब मालवा में मराठों के दावे बढ़ने लगे तो फर्रुख सिंह ने जयसिंह का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। मोहम्मद शाह ने जयसिंह के समर्थक बदन सिंह को जाटों का नेता मान लिया और उसे राजा की पदवी दी गई। मोहम्मद शाह ने जयसिंह की उपलब्धि से प्रसन्न होकर उसके राजाधिराज सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। अपनी प्रथम सूबेदारी के बाद सवाई जयसिंह लगभग 12 वर्ष तक आमेर में ही रहा। 1723 में पेशवा बाजीराव प्रथम स्वयं मालवा में आ धमका। ऐसी स्थिति में सवाई जयसिंह को निजाम की पराजय के बाद 1728
में पालखेड़ के युद्ध में पुनः मालवा की दूसरी सूबेदारी 1729 में सौंपी गई, क्योंकि वह वहाँ की विषम स्थिति से परिचित था। मालवा की तीसरी बार सूबेदारी सवाई जय सिंह को 1732 में सौंपी गई और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। जय सिंह एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए वो चाहता था कि अन्य शासकों को अपने प्रभाव में ले, तो उसने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर अपना योगदान किया और बूंदी पर अपना प्रभाव बढ़ाया। बूंदी पर जब मराठों का आक्रमण हुआ तो जय सिंह के हस्तक्षेप से दलेल सिंह का बड़ा भाई प्रताप सिंह और दलेल सिंह के बूंदी के राजा बनने से बुद्ध सिंह का पक्ष लेने का उसने निश्चय किया और जय सिंह की बहन अर्थात बुद्ध सिंह की कछवाई रानी, ये दोनों जय सिंह के विरोधी बन गए। 1730 में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। 1734 में मल्हारराव होरकर और राणोजी सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बूंदी में महाराव उमेश सिंह का शासन स्थापित हुआ। पेशवा ने सवाई जय सिंह समुद्र उगाड़ना उचित नहीं समझा और प्रताप सिंह को सहायता देने से मना कर दिया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों की प्रगति को रोकने के लिए मुगल सरकार की असफलता और बूंदी के मामलों में मराठों के हस्तक्षेप ने राजस्थान के सभी विचारशील राजाओं की आंखें खोल दी। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्होंने मिलजुल कर मराठों को रोकने का प्रयास नहीं किया तो उनकी राज्यों की भी वही दशा होगी जो मालवा, गुजरात और बूंदी की हुई है। अतः मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने लगभग सभी राजपूत राजाओं को हुरडा नामक स्थान, जो उत्तरी मेवाड़ में अजमेर की सीमा के निकट है, एकत्र करने का प्रयास किया। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने भी मराठा विरुद्ध राजस्थान के अपने ही साधनों पर आधारित प्रत्याक्रमण की योजना बनाई थी, परंतु जनवरी 1734 में धूमस्ती के साथ योजना का अंत हो गया। 16 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह ने द्वितीय ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि अन्य शासक भी सम्मिलित हुए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन में उपस्थित सभी राजाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अनुसार सभी ने भविष्य में एकता बनाए रखने, एक दूसरे की इज्जत का सम्मान करने और विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। मराठों के विरुद्ध अभियान में मुगल साम्राज्य का बख्शी खाने दौरान दिल्ली से अजमेर आया। रास्ते में सवाई जय सिंह, अभय सिंह, दुर्जनसाल आदि राजपूत शासकों ने भी उन्हें सहयोग दिया। जब अगस्त 1735 में सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी से हटा दिया गया तो उसने मराठों के साथ सहयोग का निश्चय किया। उसने पेशवा बाजीराव को मिलने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार अक्टूबर 1735 में बाजीराव ने सेना सहित पूना से प्रस्थान किया और जनवरी 1736 में उदयपुर पहुंच गया। महाराणा ने पेशवा को 1.5 लाख रुपए सालाना चौथ देने का वचन दिया। यहाँ से पेशवा सवाई जय सिंह से मिलने गया और 25 फरवरी 1736 को दोनों नेता मिले। जय सिंह ने बादशाह को पेशवा की मांगों के बारे में सूचित कर दिया, पर बादशाह की ओर से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर पेशवा लौट गया। 12 नवंबर 1736 को पेशवा बाजीराव ने शक्तिशाली सेना के साथ पूना से भारत के लिए प्रस्थान किया और जनवरी 1738 में पेशवा ने निजामुल मुल्क को भोपाल के निकट घेर कर संधि के लिए विवश कर दिया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। लगभग 2 माह दिल्ली में लूट खसोट की। इस अवसर पर सवाई जय सिंह और मराठे मुगल साम्राज्य की मदद के लिए नहीं गए। मई 1741 में धौलपुर में पेशवा बालाजी बाजीराव ने जय सिंह से मुलाकात की और धौलपुर का समझौता हुआ। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। पेशवा को मालवा की सूबेदारी दिलवा दी जाएगी। पेशवा को 500 मराठा सवार बादशाह की सेवा में रखने होंगे। पेशवा को चंबल के पूर्व दक्षिण के जमींदारों से जेर पेशकश लेने का अधिकार होगा। पेशवा की तरफ से बादशाह को पत्र लिखा जाएगा। भविष्य में पेशवा तथा उसके सरदार बादशाह से धन संबंधी कोई मांग नहीं रखेंगे। जय सिंह की मराठों के प्रति नीति उसकी महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत अनुभव की मिलीजुली कहानी है। उसने मुगलों की केंद्रीय सत्ता की निर्बलता को और मराठों की सबलता को अनुभव कर लिया था। जोधपुर राज्य के साथ संबंध के अंतर्गत दिल्ली में सैयद बंधुओं के पतन के साथ ही जोधपुर के अजीत सिंह का महत्व जाता रहा और सवाई जय सिंह का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। 1721 में जब बहादुर शाह ने अजीत सिंह को गुजरात अजमेर की सूबेदारी से हटा दिया तो अजीत सिंह विद्रोह पर उतर आया, तो सवाई जय सिंह ने बीच में पड़कर बादशाह अजीत सिंह में समझौता करवा दिया। 23 जून 1724 को रात्रि में सोते समय अजीत सिंह को उसी के पुत्र बख्त सिंह ने हत्या कर दी। बादशाह ने तत्काल अभय सिंह को जोधपुर का राजा स्वीकार कर लिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप अभय सिंह सवाई जय सिंह का समर्थक बन गया।
इस प्रकार मारवाड़ पर भी अजीत सिंह का प्रभाव बढ़ गया। जयसिंह का राज्य विस्तार धीरे धीरे मुगल दरबार में उसके प्रभाव के समान बढ़ता गया। 1714 ईस्वी में भानगढ़, 1716-17 ईस्वी मलेरना और अमृतसर, उसके बाद झाले, उनियारा, बरवर, नारायणा उसके राज्य के अंग बन गए। उसने कामखानी शेखाटियों के 51 परगने 25 लाख रुपए इजारे पर लिए। 1729 में उदयपुर से रामपुरा परगना माधो सिंह के नाम से मिल गया। सवाई जयसिंह जैसे शूरवीर और कूटनीतिक व्यक्ति अंतिम दिन सुख चैन में नहीं बीत पाए। ज्यों ज्यों उसकी आयु ढलती गई, वह शराब के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। वह कामुक भी होने लगा, इसके लिए उत्तेजक औषधियों का सेवन करने लगा। परिणामस्वरूप रक्त विकार के रोग से ग्रस्त हो गया। 1 सितंबर 1743 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। सवाई जयसिंह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। उसने तत्कालीन सम्राट मुहम्मद शाह के नाम पर जीज मुहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। उसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी 1725 ईस्वी के आसपास बनवाई। उसके आश्रित दरबारी विद्वान जगन्नाथ ने उसकी आज्ञा से यूक्लिड नामक विद्वान की सुप्रसिद्ध पुस्तक स्लेमेंट्स का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। पुटेलमी की ख्याति प्राप्त पुस्तक का जगन्नाथ ने सिद्धांत सम्राट के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। केवलराम ज्योतिष ने लागोरियम का फैन से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा अनेक अन्य ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ, तारा सारणी आदि प्रमुख हैं। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। सवाई जयसिंह को गणित, ज्योतिष और नक्षत्र विद्या के अध्ययन में गहन रुचि थी। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा की वेधशाला में बड़े बड़े यंत्रों को बनाकर सही तौर से नक्षत्र की गति को जानने के साधन उपलब्ध किए। नवंबर 1727 ईस्वी में उसने आमेर में भविष्य के विस्तार की संभावना को नहीं देखते हुए जयपुर नगर का शिलान्यास किया। इसका नक्शा तैयार करने के लिए बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया गया। विद्याधर की सहायता से चौरस आकार की सीधी सड़कें, गलियों वाली बस्ती बसाना आरंभ किया। इस शहर में जय निवास महल का निर्माण उसी के समय में किया गया था। समाज सुधार के कार्यों के अंतर्गत उसने ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करने के लिए राजी कर लिया, ताकि कम से कम ब्राह्मणों में भेदभाव की भावनाओं को कम किया जा सके। मध्ययुगीन उसने साधु सन्यासियों को नियमित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करने, विवाह करने को फुसलाया गया। मथुरा के पास एक गाँव में बसा दिया गया। ऐसा करने से उसका उद्देश्य साधुओं में व्याप्त विचार के दोष का निवारण करना था। उसने राजपूतों विवाह के अवसर पर अपव्यय करने की प्रथा पर रोक लगाई और जयपुर नगर में पानी की प्रचुरता के लिए हरबड़े से नहर की व्यवस्था की। मध्ययुगीन राजस्थान का अंतिम महान राजपूत राजा अपने समय का मुगल साम्राज्य का प्रमुख सेनानायक, सर्वोत्कृष्ट अधिकारी रहा था। उसने अपनी योग्यता से समस्त राजपूतों का नेतृत्व प्राप्त कर लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।